नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो क्लास 10th का विषय हिंदी का जो कविता है वो 5वां नंबर कविता भारत माता है। भारत माता जिसके जो रचयिता है सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये सुमित्रानंदन पंत जी जो है ना ये छायावादी कवि हैं और ये जो पंत जी जो भारत माता ग्राम वासिनी लिखे हुए हैं तो बताए हुए हैं कि भारत माता कहाँ वास करती है, तो गाँव में वास करती है। और यहाँ पे बताया गया भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का जो आंचल है वो धूल भरा है क्योंकि गांव में निवास करती है। अगला है भारत माता कविता के कवि किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, तो ये जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है ग्राम्या, उससे ग्राम्या से लिया गया है। पंत जी का पूरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है, तो पंत जी का पूरा मूल नाम है सुमित्रानंदन पंत, पूरा नाम है सुमित्रानंदन और पंत जी उनका टाइटल है। पंत जी को उनके साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने किस मतलब कि पुरस्कार से पुरस्कृत अलंकृत किया था, तो उनको मिला था पद्म भूषण पुरस्कार मिला था उनको। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि चिदम्बरा के जो रचना, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि चिदम्बरा जो उनकी जो रचना है उन्हीं पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी मूलतः कैसे कवि हैं, तो प्रकृति और सौंदर्य के कवि हैं। प्रकृति मतलब प्रकृति के बारे में बताते हैं और उसके सौंदर्य के बारे में बताने वाले कवि हैं। कवि के अनुसार गंगा यमुना के जल के आंसू जल है। किसके आंसू जल है, तो ये गंगा यमुना का जो जल है ये भारत माता के आंसू जल है। पंत जी का जन्म कहाँ अल्मोड़ा के किस जिले में हुआ था, तो अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। ठीक है, कौसानी ग्राम है सॉरी। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पंत जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति के किस पक्ष का उद्घाटन किया है, मतलब कि प्रकृति का कौन सी बातें बताया है, तो बताया कि प्रकृति सुकोमल होता है। वैसे अपनी कविताओं में वो लिखते हैं कि प्रकृति बहुत ही कोमल होता है, स्वभाव उसका अच्छा होता है, कोमल स्वभाव का होता है। भारत माता कविता किस विचारधारा का प्रभाव है, तो भारत माता जो है ना कविता ये प्रगीतवाद का प्रभाव है। इस पर प्रगीतवाद मतलब कि भारत में जनताओं को भारत की स्थिति बताने वाला है कविता है। कवि पंत के भारत माता कविता में किस काल का भारत का चित्रण किया गया है, तो कवि जो बताए हैं पंत जी ये भारत माता के बारे में बताए हैं कि प्राचीन काल जिस समय भारत गुलाम था ना उस काल के समय के बारे में वर्णन किए हैं। भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख किया गया, तो भारत माता कविता में भारत के दीनहीन का उल्लेख किया कि दीनहीन है, भारत क्या है दीनहीन है। भारत माता कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया, तो भारत माता कविता में तत्सम शब्दावली मतलब संस्कृत शब्दों का सीधे उठाकर डाल दिया। जब कविता पढ़िएगा ना देखिएगा वहाँ पे कि संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया उस कविता में। अब कविता के जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं कि कविता का जो प्रथम अनुच्छेद है, तो आप देखिएगा यहाँ पे 6 अनुच्छेद है, 4 इधर है 2 उधर होगा पेज में, तो 6 अनुच्छेद मतलब उसके पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स पहला में क्या बताए हैं कि भारत माता गांव में बसने वाली है और उसका जो धूल दूसरी मतलब सस्य श्यामल न रहकर वो उदासीन बन चुकी है। भारत माता जो है उदासीन हो चुकी है, क्यों, उसका क्योंकि वो भारत माता गुलाम है तो उदासीन रहेगी ना। गंगा यमुना का जो निर्मल जल जो प्रदूषित हो गया है, मिट्टी पहले से ही प्रतिमा के यश खो चुकी है, आज यह उदास है भारत माता। क्यों उदास है, क्योंकि भारत माता को गुलाम बना लिया गया है, अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया है और यहाँ की जनताएं जो है ना वो अर्ध शोषित मतलब कि दुखद है और शोषित किया जा रहा है, उसको शोषण किया जा रहा है, उसको देखकर माता का जो है ना मतलब ये है ना वो उदास हो चुकी है ना। अगला क्वेश्चन है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, क्योंकि भारत माता सदियों से गुलाम रही है। उससे पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों से पहले किसकी हुकूमत थी, मुग़लों का हुकूमत था, मुग़लों ने शासन किया, फिर 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया और ये सब कुछ क्या हुआ कि ये इसमें मैंने कि बेड़ियों में जकड़ कर भारत माता को कुचल दिया। भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए जा रहे अत्याचार को देख रही थी। यहाँ की धरती दूसरों के अधीन थी, भारत माता के पुत्र स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते थे, उसको स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए कवि ने एक स्वतंत्रता को देखते हुए मुखरित किया है कि भारत माता ही अपने घर में ही प्रवासिनी बनी हुई, क्योंकि हम लोग अपने ही घर में गुलाम थे भारत में और भारत पे ही दूसरे लोगों का राज था, अंग्रेजों का राज था, तो कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम थे। तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने ही देश में होते हुए भी प्रवासिनी है, गुलाम है। कविता में कवि भारत माता का कैसा चित्र बताया है, तो कविता में कवि भारत माता के परतंत्र स्थिति को बताया है जिस समय भारत गुलाम था और उस स्थिति को बताने का बात कहे यहाँ पे। उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, सुपर्ण सुसंस्कृत सभ्य शिक्षित और सोने की चिड़िया रूपी जो स्वरूप रूपी भारत का है, भारत को निर्धन बना दिया, पूरा सोना लूट लिया, दीनता हालत में ला के रख दिया, एकदम गरीब बना दिया। परतंत्र भारतवासियों के नंगे बदन जो है खाने के लिए उसको नहीं है अन्न,
उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसा स्थिति हो चुका था। यहाँ के 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित और मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, वृक्ष के नीचे निवास करने के मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। कवि ने भारतवासियों के दीनहीन हालत को, यथार्थ को दर्शाया और बताया है कि किस तरह से ये निर्धन, असभ्य और अशिक्षित हैं, मतलब किस प्रकार से बन गया भारत गुलाम, इस प्रकार की बातों को दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत माता का हालत से भी जो हाल जो है ना राहु ग्रसित क्यों हो रहा है? कि राहु जो होता है ना ग्रह, जिसको पकड़ लेता है वो को क्या करता है, करोड़पति से करोड़पति बना देता है। तो बार बार क्या होता है, यहाँ पे भारत पे विदेशियों ने आक्रमण किया, बार बार। आप जानते हैं मुगल शासन जी शासन कर रही थी उस समय, निदर शाह नामक लुटेरा है और पूरे भारत की जितनी भी रत्न, सोना चांदी के जो भंडार थे सब कुछ लूट के चले गए। अब जानते हैं कि शाहजहाँ भारत बनाया था मयूर सिंहासन, उसमें क्या क्या था, कोहनी और हीरा लगाया था, उसको भी लूट के ले गया। जितने सोना चांदी लगवाए थे महल में सब खजाना को लूट के चला गया नादिर शाह नामक लुटेरा। उसकी तरह से कई लुटेरे हैं और बाद में अंग्रेज भी आए तो अंग्रेज भी कोई कसर नहीं छोड़े, जितने भी सोना चांदी का जितना भी है खनन करके सब लूट के ले गया। तो इस प्रकार से भारत जो है ना, भारत माता रूदने के बाद भी रौदी जा रही थी। जिस तरह धरती हर बात को सह रही थी, उसी तरह से भारत माता का सबका ध्वंस, उपद्रव आदि सहज भाव से सहती रह गई। चंद्रमा अन्याय से ही राहु द्वारा ग्रसित हो जाता है, चंद्रमा क्या करता है, राहु द्वारा ग्रसित हो जाता है और अपना ग्रहण लग जाता है उसमें। उसी प्रकार से भारत माता पर भी ये आक्रमणकारी राहु की तरह जो है ना हमला करके उसको ग्रहण कर लिए, ग्रसित कर लिए, मतलब उस पर उसको शोषण कर लिए, भारत का पूरा सोना चांदी लूट कर ले गए, है ना। यही बात बता रहे हैं यहाँ पे। कभी भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर ज्ञान मूड क्यों कहा है? देखिए, भारत सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता आदि सारे का पाठ हम पूरे विश्व को पढ़ाता है। भारत जो है ना हमेशा सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता मतलब आपसी प्रेम के बारे में पूरे संसार को पढ़ाया है। किंतु आज स्थिति पर देखने को क्या मिलता है कि अज्ञानता की पराकाष्ठा की ओर चारों ओर फैल चुकी, चारों ओर लूज खटोस अलगवाद। उस समय की बात हो रही जिस समय गुलाम है, बाद इस समय गुलाम, उस समय की बात हो रही है। यदि जैसी समस्या जो है ना हर जगह मिल रही है, जहाँ पे लूट मार, जुल्म कसोट, उस दंडित किया जा रहा है, किसी को शोषित किया जा रहा है, गरीब जनता को शोषित किया जा रहा है, ऐसा देखने को मिलता था जिस समय हमारा देश गुलाम था। तो भारत की जो धरती है ये पूरा रूप से ग्रसित हो चुका है। आज सर्वत्र अंधविश्वास, चारों ओर अज्ञानता साम्राज्य उपस्थित हो चुका है। इसी कारण से उनको ज्ञान मूढ़ कहा है कि भारत जो दूसरों को ज्ञान देने वाले थे आज वो मूढ़ता के अंधकार में खो चुकी है। कारण है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग गुलाम हो चुके हैं। इस तरह से बात बता रहे हैं। कवि दृष्टि में आज भारत माता का तब संयम क्यों सफल है? क्योंकि विदेशियों के बार बार आक्रमण से वो पूरा देश जो है ना, हमारा देश जो है ना पूरा रौंद दिया गया है। इसकी सहनशीलता आज भी बरकरार है। इसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी हमारा देश जो है ना स्वतंत्र रूप से खड़ा है और सभी देश से विकासशील माने विकसित भी है, विकसित तो नहीं है, विकासशील है। यहाँ पे विकास हो रहा है और अच्छा खासा हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सब कुछ खो देने के बाद भी वो अपनी संतान माने कि हमारे जो भारत माता है, सब कुछ खो देने के बाद भी हम लोगों को परवरिश की, हम लोगों को रखी, हम लोगों को इस लायक बनाए कि हम लोग भारत में रह सकते हैं, खा पी रहे हैं, चैन के नींद सो रहे हैं, इस तरह से बनाई। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णुति मन कुंठित, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नम वाष्पाच्छादित। इसका आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे जो पहला पंक्ति है जो यहाँ पे बताया गया है, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, इसका बता रहे हैं हम लोग, व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो हिंदी साहित्य के सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता पाठ से ली गई है ना, उद्धृत है, ली गई है, उसको ही कहेंगे हम लोग। इसमें कवि क्या कहते हैं कि परतंत्र भारत जब गुलाम था उसका साकार चित्रण किए कि किस प्रकार से उस समय जो गुलाम था हमारा भारत। भारतीय ग्राम के देशों में उगे हुए फलों फसल को भारत माता का श्यामल शरीर मानते हुए कवि ये कहता है कि भारत की जो धरती है वह सुनहरा फसलों से सुशोभित है और वह दूसरों के पैरों तले रौंद दिया गया। मतलब हमारा देश जो है वह फसलों से सुशोभित है, परंतु उसको रौंद दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा रौंद दिया गया। प्रस्तुत जो व्याख्या है इसे कवि ये कहना चाहते हैं कि भारत पर जो अंग्रेजी हुकूमत हुआ वो कायम किया गया, यहाँ के लोगों ने ही अपने ही अधिकार से विहीन हो गए। मतलब हम लोग अपने अधिकारों से विहीन हो गए, हमारे अधिकार छीन लिए गए, अंग्रेजों ने छीन लिया और पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया, हम लोग गुलाम हो गए। इस प्रकार से देखते हैं क्या कि यहाँ पे ये जो प्रकृति शोभा थी हमारी, वो सब क्या हो गया, प्रकृति शोभा भी उदासीन प्रतीत होते हो गई। ऐसा प्रतीत हो गया कि कभी कोई स्वर्णिम फसल पैरों तले रौंद दिया गया और भारत माता का जो मन है वो सहनशील बनकर कुंठित रहती है। इसमें कवि ने पराधीन भारत की कल्पना को मूर्त रूप दिया है, मतलब कि ये किस तरह से देश जो है हमारा गुलाम था। यहाँ पे जो दूसरा पंक्ति है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पंक्ति जो दूसरा है इसमें इसका व्याख्या करना है हमको। यहाँ पे करा चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नव वाष्पाच्छादित। नम वाष्पाच्छादित का इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे बात कही जा रही है
कि कवि कह रहे हैं कि ये कहाँ से ली गई, तो वहाँ हम सम टू सेम लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इसके भारत माता से ली गई है, इसके जो कवि हैं इसके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि भारत का जो मानवीकरण करते हुए पराधीनता से प्रभावित भारत माता के उदासीन, दुखी, चिंतित एक रूप दर्शाया है। कि भारत माता क्या है कि चिंतित है, उदासीन है और दुखित है, इसके बारे में बताया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई भारत माता कितनी चिंतित है। उनकी जो भ्रुकुटी है वह चिंता से प्रकट हो रही है, मतलब उनकी जो चेहरे पे है जो ना गुलामी की चिंता प्रकट दिखाई दे रही है। क्षितिज पर मतलब ये धरती पे गुलामी रूपी अंधकार की छाया पड़ चुकी है। भारत माता की आंखें पूर्ण रूप से अश्रुपूर्ण हो गई है, मतलब कि आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसू बाष्प बनकर आकाश में आच्छादित ले लिया और बादल का रूप ले लेता है, ऐसा बता रहे हैं। इनके माध्यम से प्रतंत्र भारत मतलब कि जो हमारा देश गुलाम है उसकी जो दुखद स्थिति है, जिससे हमारा देश गुलाम था उस समय जो दुखद स्थिति था, उस दुखद स्थिति का वर्णन जो है ना कवि ने अपने शब्दों में यहाँ पे किया है। अब है कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूड क्यों कहती है? क्योंकि कवि इसलिए कहते हैं ऐसा कि यह सर्वविदित है कि प्राचीन काल से ही भारत जगत का गुरु कहलाया है, पूरे विश्व गुरु कहलाया भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा भी, आप जानते हैं इस बात को। क्योंकि यहाँ पे वेद, वेदांग, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, शोध स्थली ये सब भारत में ही दिया है। हर तरह से सब किस्में सब फील्ड में कौन है? इंडिया इज़ द बेस्ट। गीता जो मानव के कर्म की पाठ पढ़ाता है, गीता में मानव के कर्म के बारे में बताया गया है, मानवीय जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, ये सब सुशोभित है भारत में। लेकिन प्रतंत्र भारत जब गुलाम हो गया भारत, तो ऐसी दुर्दशा हो गई कि यहाँ के लोगों की दुखद स्थिति हो गई। तो गीता का ज्ञान होते हुए भी वो क्या हो गया, मतलब कि वह दुखद हो गई। आत्मनिर्भरता समाप्त हो गया, परावलंबी हो गया, मतलब दूसरे पर अधीन हो गया, जीवन निकृष्ट हो गया, नीरस हो गया, अज्ञानी हो गया, निर्धन हो गया, असभ्य हो गया। इस प्रकार से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि भारत माता जो गीता के साथ कभी देश विश्व गुरु कहलाती थी, वो क्या हो गई है, आज गुलामी के जंजीर में जकड़ कर पूर्ण रूप से क्या हो गई है कि वह कुंठित हो चुकी है, शोषित हो चुकी है। तो कभी यहाँ पे परतंत्र भारत की मतलब गुलाम भारत के बारे में कुछ बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, और बताएं कि उसकी दुर्दशा कैसी थी। भारत माता कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। भारत माता जो कविता है उसके सारांश के बारे में बताना है। तो यहाँ पे भारत कभी जन, धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय था, हमेशा सब कुछ में नंबर 1 था, इंडिया इज़ द बेस्ट। बट किंतु क्या हुआ कि बदला सा हो गया आज हमारा देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यथार्थवादी तस्वीर उतरती चली गई। ग्राम्या में संकलित कविता से जो बताया गया है, कवि ये बताना चाह रहे हैं कि भारत का मानवीकरण कर दिए हैं, मतलब कि भारत समझिए, भारत जो है ना भारत माता करके उसको एक सजीव रूप दिया गया है, कवि यहाँ पे दिए हैं, है ना। मैंने भारत कहने का मतलब यहाँ भारत माता कहने का मतलब भारत का सजीव रूप, है ना। और दूर दूर तक फैला हुआ ये सस्य श्यामल खेत, जो श्यामल खेत था वो धूल भरा मैला आंचल, ये आज भारत माता की गंगा यमुना की तरह जल बह रही है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी हो चुकी है, आंखों से बरसते हुए जल, मतलब कि ये अशुद्ध जल है। क्यों? क्योंकि दीनता और दुखी से भारत माता अपनी आंखें नीचे किए हुए हैं। उनके ओठे जो है निशब्द निरोधन हो चुके हैं, क्योंकि वो शब्द निरोधन मतलब क्या होता है, निशब्द निरोधन की आवाज़ नहीं निकल रहा, गूंगे हो चुकी है भारत माता, मतलब भारत हमारा गूंगा हो चुका है, विकास इसका रुक गया है, क्योंकि ये गुलाम हो चुका है। युवों से यहाँ अंधकार छा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है बाहर के लोग आक्रमणकारी आक्रमण करते रहे हैं। सब कुछ इसी का है, किंतु नियमित चक्र से ही इसका सब कुछ नहीं होता है। दूसरों ने अधिकार जमा लिया। इसकी 30 करोड़ संतान जो है ना, कविता में जब इस समय कविता लिखी जा रही थी उस आबादी उतनी ही थी देश की, 30 करोड़। यह दशा हो चुकी है कि ये नंगे अधपेटे और शोषित हो चुके हैं, क्योंकि अशिक्षित भी है, और ये ऐसे हो चुके हैं कि वृक्ष के नीचे जो है ना अपना सर झुकाने के लिए मजबूर हो चुके हैं ना, मतलब कि इसको रहने के लिए ना तो मतलब घर है, ना खाने के लिए अन्न है, ना ही आपको रहने के लिए घर है, और न पहनने के लिए उनके पास वस्त्र है। इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है, पूरी दुर्दशा हो चुकी है। भारत के खेतों में जो सोना उगलता था, भारत के खेतों में आज वो अंग्रेजों के पैरों द्वारा रौंद दिया गया है, यहाँ पे सारे चीज़ को हटा दिया गया है यहाँ पे। पर क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि भारत माता जो है ना, वो जो जैसी तरह से चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, उसी प्रकार से भारत माता को आक्रमणकारियों ने ग्रसित कर लिया, शोषित कर लिया उसको। भारत माता के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, मुखमंडल पे की तुलना चंद्रमा से की गई है, और बताया है कि जो गीता का संदेश देने वाली भी आज ज्ञान मूढ़ बनी हुई है, ज्ञानवान होते हुए भी मूढ़ बन चुकी है, क्योंकि ये गुलाम हो चुकी है। किंतु ऐसा लगता है कि आज तक की तपस्या सफल हो रही है, क्योंकि तप और संयम क्यों रंग ला रही है, क्योंकि अब जो है ना देश के लोग जो है ना इसको हटाएंगे और गुलामी को हटाकर, गुलामियों की जंजीर को काट कर हमारे देश को आज़ाद कर देंगे। अहिंसा का सुधा पान कर लोगों जो है ना भय, भ्रम और
तय तम को दूर करना, तय यहाँ लिखा हुआ तम होगा यहाँ पे, तम को दूर करके जगत जननी को नए विकास कर देगी और फिर विकसित कर देगी और देश का हमारा विकास हो जाएगा, फिर हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, हम लोग फिर स्वतंत्र हो जाएंगे, भारत फिर आज़ाद होगा। इसी के साथ बोलते हैं जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।